हाँ, सो क्या क्या इश्यूज हैं यश टू क्लियर माय डाउट्स? एक मिनट यश, हाँ यार मैं भूल गया आपके डाउट्स क्लियर करना, मुझे देखने दो कि क्या डाउट्स हैं आपके। यश 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 कहाँ गया? Force oscillation while the driving force is the natural frequency of the signal. How can we actually understand? So देखिए, अगर जो भी आपकी ड्राइविंग फोर्स है, एग्जाम्पल ऐसे समझो कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे जाता है ऐसे आता है, कुछ फ्रीक्वेंसी है पेंडुलम की ऑसिलेशन की। अगर ये पेंडुलम में आपने बाहर से एक फोर्स अप्लाई करी, भाई पेंडुलम ऑसिलेट तभी करेगा जब बाहर वाली फोर्स कांस्टेंट ना होकर पीरियोडिक हो। अगर ये कांस्टेंट फोर्स है, भाई आपने इधर से खींच लिया तो ऑसिलेट थोड़ा ना कर पाएगा। अगर ये पेंडुलम है और आप इसे एक ही तरफ से खींचते चले जा रहे हैं तो ये ऑसिलेट नहीं कर सकता। ऑसिलेट तभी करेगा जब फोर्स पीरियोडिक हो। अब यश मुझे एक चीज का आंसर दो। भाई यश का ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल है, एग्जैक्टली आपके सिलेबस का नहीं है, तो मैं फिर इसको एक जनरल क्वेश्चन नहीं ले रहा, यश के थ्रू लेके चल रहा हूं। यश मुझे बताओगे कि अगर इस पेंडुलम की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की है तो फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? यश, अगर इस पेंडुलम हाँ फॉरवर्ड, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो डिराइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को फॉलो करना चाहिए कि जब फोर्स की टेंडेंसी आगे जाने की है तो पेंडुलम की भी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो कि पेंडुलम यहां जा रहा है। जब फोर्स की टेंडेंसी है बैकवर्ड आने की तो पेंडुलम की टेंडेंसी भी इसी डायरेक्शन में आने की हो, तभी एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तभी सिस्टम एक्सेलरेट होगा। लेकिन अगर आप इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दो इसके कंपेरेबल, तो यार ये मैच नहीं कर पाएगा। तो होगा ये कि पहले ऑसिलेशन में तो चलो ऐसा रहा कि पेंडुलम इधर जा रहा था, फोर्स इसी डायरेक्शन में थी, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था। दूसरे में ऐसा हो सकता है कि आपके पेंडुलम की टेंडेंसी यहां जाने की है, फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, फ्रीक्वेंसीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैच नहीं कर पा रहा पेंडुलम इस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी को। बजाय इसके कि ये एक्सेलरेट हो, ये रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा। आप फोर्स इसलिए अप्लाई करें ताकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, तो एम्पलीट्यूड बढ़ने की जगह कम होना चला शुरू हो जाएगा यश। तो एक ये इशू है कि अगर आपकी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है तो ये इश्यूज आते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ने की जगह कम हो जाता है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाती। तो यश ये क्लियर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? दूसरा आपका था कि इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है। तो यश जहां तक मैं जानता हूं कोई भी रियल लाइफ सिस्टम में इंफिनिटी नहीं आ सकता। तो रियल लाइफ सिस्टम का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, दैट्स अनफिजिकल। मैथमेटिकली आ सकता है, हो सकता है आप मैथमेटिकली कोई इक्वेशन सॉल्व करें और इंफिनिटी आ जाए, लेकिन रियलिस्टिक सिस्टम का एम्पलीट्यूड इंफिनिटी नहीं हो सकता, अनफिजिकल है। आपने किसी जगह देखा इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड? तो मुझे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा एक बार, या ये आप खुद सोच रहे हैं? क्योंकि इंफिनिटी फिजिक्स में नहीं आता, इट्स अनफिजिकल। मैथमेटिकली हो सकता है इंफिनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैथमेटिकली कोई इशू नहीं है, इंफिनिटी आ सकता है, लेकिन फिजिकल सिस्टम में इंफिनिटी मुश्किल मिलता है। हाँ यश बताइए। यश अनम्यूट कर दिया मैंने। सर हाँ यस सर सर मैं ये कह रहा था कि उसमें दिया था अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो एम्पलीट्यूड इज इन्फिनिटी। सर वो समझ में नहीं आया। एम्पलीट्यूड इंफिनिटी नहीं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, इसी को कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम, अगर वहां वो इंफिनिटी वर्ड यूज भी कर रहा है
तो वो रेजोनेंस का केस ले रहा है, दैट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वुड बी इनफाइनाइट। अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करती है ना, तुम यहां से समझ सकते हो ये दो फ्रीक्वेंसीज मैच करें, इसका मतलब जब इस पेंडुलम की टेंडेंसी आगे जाने की है फोर्स बीसी डायरेक्शन में, जब पेंडुलम की टेंडेंसी पीछे जाने की है फोर्स बीसी डायरेक्शन में, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए एक स्प्रिंग ही है, आपने फ्रीक्वेंसीज मैच करा दी तो वो इन्फिनिटी तक स्ट्रेच हो जाए। वो इनफाइनाइट लिखने का मतलब ये है कि मैक्सिमम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा नहीं हो सकता सिस्टम बस। अभी अगर टाइम बचा ना तो मैं वेव्स कराऊंगा, तो उसमें मैं रेजोनेंस ले लूंगा, वहां आपको दिखेगा कि ओके जैसे तुम वेक्टोरिकली ऐड करते हो ना दो क्वांटिटीज को, तुम लिखते हो थीटा इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगा, ऐसे ही जब आप दो, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं ना। सो भाई इसी के साथ हमारा एसएचएम फिनिश हुआ। एसएचएम के बाद आपकी बुक, सेकंड बुक का लास्ट यूनिट है, यूनिट 10 होता है, लास्ट चैप्टर वेव्स। अब मुझे याद नहीं एनसीईआरटी ने कौन सा चैप्टर बनाया हुआ है ऐसे, लास्ट यूनिट वेव्स। अब वेव्स में अच्छा ये है कि ऑलमोस्ट 60% वेव्स तो काट दिया इन्होंने, थोड़ा सा वेव्स बचा हुआ है, ज्यादातर तो हट दिया। तो पहले जरा इंट्रोडक्शन समझिए। सो एसएचएम, हाँ मेत्री सब होगा। पहले मैं ना इसको जरा सा जो आपके स्कूल का है उसे कवर अप करा रहा हूँ, उसके बाद फिर से हम आ जाएंगे, सब कराऊंगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के एग्जाम्स वगैरह शुरू हो रहे हैं शायद नवंबर एंड के बाद, तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ इसको जल्दी से वाइंड अप कर। टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन में वेव है क्या, साउंड वेव, लाइट वेव, ये सब है क्या चीज, साउंड वेव होता क्या, को बता सकता है मुझे साउंड वेव है क्या चीज? मैं बोल रहा हूं कुछ यहां से उठकर आगे तक चला जाता है, वो है क्या वेव, वो चीज क्या है? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस, गुड। किस चीज में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए तो कोई सिस्टम चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही बोला। वाइब्रेशन किस में हो रहा है? वाइब्रेशन स्प्रिंग में होता है वाइब्रेशन, यहाँ वाइब्रेशन एयर में। तो हुआ क्या, मैंने जब बोला तो पहले यहाँ ये क्या कहते हैं बाय वालों इस जगह को लैरिंक्स। अब इसमें मुंह से भी नहीं निकलेगा, ये जो भी था इसमें वाइब्रेशन हुआ है ना, नेक में मेरे वाइब्रेशन हुआ। उस वाइब्रेशन की वजह से जो एयर कॉलम था, ऑब्वियसली एयर कॉलम मेरे मुंह तक जा रहा होगा, वो एयर कॉलम वाइब्रेट होना शुरू हो गया। क्या मैं कुछ ऐसा कहूं कि मैंने एनर्जी दे दी एयर कॉलम को? वाइब्रेट कर रहा हूं, मैंने एनर्जी दी ना। एयर कॉलम वाइब्रेट करने लगा, वाइब्रेट करते 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 वो आपके ईयर तक पहुंचा, ईयर ड्रम तक पहुंचा। जैसे एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही आपका जो एयर ड्रम है उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब आपके दिमाग ने उसे डिकोड कर लिया कि अच्छा वाइब्रेशन, चूंकि मैं बोल रहा हूँ वाइब्रेशन का कुछ मतलब है, वो एयर के थ्रू वाइब्रेशन आपके ईयर ड्रम तक पहुंचा, आपने के ब्रेन ने उसे प्रोसेस कर लिया, उसने कहा अच्छा ये कह रहा है, वेव्स बोल रहा है। तो इस तरह से वेव मोशन ट्रांसफर हो गया। तो अगर आप ढंग से सोचो तो गया क्या, एनर्जी तो गई। यस सर। मैंने वाइब्रेट करने में जो एनर्जी स्पेंड करी वो एनर्जी तो पहुंच रही है। साउंड एनर्जी पहुंच गई वाइब्रेशन की वजह से, आपने कहा साउंड वेव्स है। लाइट एनर्जी पहुंच रही थी, वहां भी कुछ वाइब्रेशंस थे, आप कहते लाइट वेव्स है। एक स्ट्रिंग है, एक वायर है, उसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो आप कहेंगे स्ट्रिंग की वेव है, स्ट्रिंग वेव। तो वेव में और कुछ हो नहीं रहा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ कि जब मैं बोल रहा हूं तो क्या एयर कॉलम भी ट्रांसफर हो रहा है एयर तक? यस सर। जब मैं बोलता हूं, मान लो मैं यहां से बोल रहा हूं और एक आदमी सुन रहा है, तो एनर्जी तो चली गई, साउंड एनर्जी तो उसके कान तक चला गया। एनर्जी किसके थ्रू गई? एनर्जी गई एयर के थ्रू। क्या एयर भी ट्रांसफर हो गई? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो नहीं, मॉलिक्यूल तो नहीं हुआ, मीडियम तो ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो कर क्या रहा है मीडियम? एयर की जरूरत क्या, एयर हटा दूं तो फिर तो साउंड जाएगा ही नहीं।
तो एयर No, क्या sir. कर रहा है? एयर सिर्फ एक पाथ दे रहा है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। हो क्या रहा है, इसको ना तुम ऐसे समझोगे तो शायद बहुत दिन तक याद रहे। कैसे बहुत सारे लोग क्यू में खड़े हुए हैं, यहाँ एक मैसेज है जिसको यहाँ तक भेजना है, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, कुछ ऐसे आपकी वेव ट्रांसफर कर रही है। यहां से यहां जाने के लिए इसे मूव करने की जरूरत नहीं, इसने पास वाले को दे दिया, पास वाले को दे दिया, पास वाले को दे दिया। तो एनर्जी तो ट्रांसफर हुई लेकिन मीडियम का ट्रांसफर नहीं। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम, दैट्स वेव मोशन। अच्छा, आपके साथ इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, मैं वीडियो अपनी बंद कर दूं? रुको मैं वीडियो बंद करता हूं, देखो फिर शायद कुछ समझ में आए। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम, इसे आप वेव मोशन कहेंगे। अब पीछे से कोई बोल सकता है, मतलब कोई बोल नहीं रहा अभी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कोई पीछे से बोलेगा लाइट में क्या हो रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है। इसकी मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख देता हूं। A wave is a disturbance डिस्टर्बेंस ना एक बहुत बड़ा वर्ड है, लाइक इसके ऊपर पूरा 2 घंटे का लेक्चर दिया जाता है कि डिस्टर्बेंस है क्या। अभी डिस्कस करता हूं। अभी तो साउंड वेव में समझ लो, जो एयर के अंदर जो डिस्टर्बेंस आया है उस डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूं। That propagates in space transport energy and momentum from one point to another without bulk transfer of matter। तो देखो, मैटर का कहीं कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ किसका? एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। उसी ट्रांसफर को आप वेव कहते हो, यही वेव। अब कुछ वेव मोशंस ऐसे भी जिन्हें मीडियम की जरूरत ही नहीं है, लाइक लाइट वेव्स। सन से लेकर अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है। तो सारा खेलना मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है डिस्टर्बेंस है क्या। साउंड वेव के लिए मीडियम चाहिए। साउंड वेव में डिस्टर्बेंस आपका प्रेशर वेरिएशन है, डेंसिटी वेरिएशन है, तो प्रेशर और डेंसिटी तो किसी मीडियम का होगा। लेकिन अगर मैं लाइट वेव्स ले लूं तो वहां वेरिएशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वहां किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सारा खेल डिस्टर्बेंस का है कि लाइट वेव्स ऐसी भी होंगी जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वेव ऐसी भी होगी जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं हो। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं। इस मैं पूरा जो चैप्टर होगा ना वेव मोशन, वो मेरे इसी स्टेटमेंट को घुमाता रहेगा कई तरह से। तो वेव मोशन जो है इज पीरियोडिक इन स्पेस। धीरे धीरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता रहूंगा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैं एक क्लास में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन जब तक हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे आपको इस स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। तो अभी नहीं समझाने की कोशिश कर रहा मैं आपको, धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा कि वेव मोशन इज पीरियोडिक इन स्पेस और पीरियोडिक इन टाइम। जी अब्दुल्ला, क्या कह रहे हैं आप? अरे अरे सॉरी सॉरी, ऑप्शन नहीं लिख रहा था मैं, मोशन लिख रहा था। वेव मोशन इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम। वेव मोशन स्पेस के अंदर भी पीरियोडिक है भाई, और टाइम में भी पीरियोडिक है। इतना लिख डालिए, फिर आगे बढ़ता है। सो दैट इज वेव मोशन। एनर्जी का ट्रांसफर होगा। हाँ सुधांशु, कहां से? स्टार्टिंग से। अच्छा देखो, वेव्स है क्या? वेव एनर्जी का ट्रांसफर है
जिसमें मीडियम नहीं ट्रांसफर होता, लाइक साउंड वेव्स है। तुम अगर बैठे हो तो तुम्हारे लैपटॉप या तुम्हारे मोबाइल फोन से साउंड वेव्स तुम्हारे कान तक जा रही है ना, लेकिन लैपटॉप से लेकर तुम्हारे कान तक कोई मीडियम नहीं ट्रांसफर कर रहा। हो सिर्फ ये रहा है कि उस मीडियम में वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी आगे ट्रांसफर करती जा रही है और सोर्स तक पहुंच जाती, ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती। ऐसा मतलब कई लोग खड़े हुए, तुम्हें एक बॉल है जो इससे इस तक भेजनी, जरूरी तो नहीं कि ये वाला यहाँ तक चल के जाए, इसने इसे दे दिया, इसने इसे दे दिया, इसने इसे दे दिया। तो वेव मोशन में यही हो रहा है, आपने यहाँ एनर्जी दी, इसने पास वाले को दी, पास वाले को दी, और वाइब्रेट करते 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 ये एनर्जी आगे तक ट्रांसफर हो गई। तो एनर्जी ट्रांसफर हुई बट मीडियम का ट्रांसफर नहीं हुआ, दैट्स वेव मोशन। बताइए सुनाजू, अब आया समझ में? अब्दुल्ला, ईयरफोन में जो साउंड ट्रैवल करता है वो ट्रैवल करता है वायर्स के थ्रू। भाई देखो, जो स्पीकर है ना, उस स्पीकर से वो आता है करंट की फॉर्म में, वो करंट की फॉर्म में आपके हेडफोन के उस एंड तक आता है जो आपके ईयर तक लगा हुआ है, जिसे आप ईयरफोन कहते हो बेसिकली, ईयर प्लग जिसे कहते हैं। वहां पर वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर आपके ईयर और इस हेडफोन के बीच में तो एयर भरी हुई होगी, फिर वो उस एयर के थ्रू सिग्नल आपका आगे ट्रैवल कर जाता है। मेत्री ब्लूटूथ के अंदर वेव्स में कन्वर्ट करता है, आपके स्पीकर से लेकर ईयर तक के बीच में उसने वेव में कन्वर्ट कर दिया, आपकी साउंड वेव को किसी और वेव में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके थ्रू आ गया आपके ब्लूटूथ तक। उसके बाद ब्लूटूथ उस वेव को साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। भाई सुधांशु, समझ में आया आपके? नहीं आया? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव मोशन। अभी आप वेव मोशन को ना कई तरह की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, तो मैं हर तरह की क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं, किस किस पॉसिबल तरह से आप वेव को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू, तो देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी यहां से। जैसे भाई देखिए, पहली पॉसिबिलिटी है नेसेसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, नेसेसिटी ऑफ मीडियम, जिसमें हम वेव मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इलास्टिक वेव, और इसे कुछ ऑथर्स मैकेनिकल भी कह देंगे, और मैकेनिकल, इट नीड मीडियम टू प्रोपोगेट। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल साउंड वेव। भाई साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता, सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ चाहिए। स्ट्रिंग में जो वेव डेवलप होती है, ये भी इसी का एग्जांपल। दूसरा, इलास्टिक वेव के बाद दूसरी जो वेव होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे मीडियम नहीं चाहिए। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लाइट है, एक्सरेज हैं, इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर जाएंगे। तो इस साल 11th में आपके पास सिर्फ इलास्टिक वेव्स पढ़नी है, ये 12th के सिलेबस में। लाइक मैं इतनी फिजिक्स आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा कि मैं आपको लाइट प्रोपगेशन इस लेवल पे सिखा दूं, ये 12th का सिलेबस होता है। 11th की जो थ्योरी है उसमें स्ट्रेस दी गई है इलास्टिक और मैकेनिकल वेव। इसके बाद दूसरा है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी।
देखिए प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी से क्या मतलब है, इससे मतलब सिर्फ ये है कि ये एनर्जी एक रीजन में लिमिटेड होगी या आगे तक जा सकती है। तो यहां से दो नाम आते हैं, एक आता है प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव। नाम ही बता रहा है जहां एनर्जी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ट्रैवल करती रहेगी। दूसरा स्टेशनरी वेव, यहां एनर्जी एक रीजन में कन्फाइंड होती है। बहुत बड़ा टॉपिक था स्टेशनरी वेव, इस साल हटा दिया गया। स्टेशनरी के बाद तीसरा डायमेंशन। भाई वेव 1D में ट्रैवल कर सकती है, 2D में ट्रैवल कर सकती है, 3D में ट्रैवल कर सकती है। तो तीन तरह के वेव मोशन है, 1D 2D 3D। एक और चौथा होता है, इसे कहते हैं वेव प्रोपगेशन। इसे तो मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। तो दो तरह से वेव प्रोपगेट करती है, एक ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, दूसरा लॉन्गिट्यूड। ये ड्रॉ करना इसलिए जरूरी था, वरना कई लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये इतने टाइप की वेव्स हैं क्या। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। मीडियम की बेसिस पे कर रहे हैं तो ये दो हैं, प्रोपगेशन पर आप कर रहे हैं तो ये दो हैं, प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। आप इस पर कर रहे हैं कि भाई 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो ये तीन तरह की वेव है कि 1D में जा रही है, स्पेस में ट्रैवल कर रही है। वेव प्रोपगेशन इसे डिस्कस करेंगे, लंबा टॉपिक है, इतना लिख लीजिए, ये टाइप्स ऑफ वेव्स है। इतना लिख डालो, जब इतना लिख लो तो मुझे इसमें डाउट बताओ, और जब डाउट भी हो जाए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी अब्दुल्ला, बिल्कुल हर टॉपिक डिटेल में लेंगे जो सिलेबस में, स्टेशनरी वेव भी लेंगे। भाई आप लोग लिख लो तो बताओ इसको, फिर रब करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अबे अंश हुआ? सर एक सेकंड। लिखो लिखो। हो गया सर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद ये बेसिक चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब देखो वेव प्रोपगेशन, ट्रांसफर्स एंड, अब मैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप मुझे कुछ चीजों के आंसर्स नहीं बताएंगे। भाई मैं दोबारा से वीडियो ऑन कर रहा हूँ, अगर नेटवर्क में फिर इश्यूज आए तो मुझे बता दीजिएगा। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है, मुझे बताओगे? अगर एक वेव ट्रैवल कर रही है तो उसमें कितने तरह के मोशंस होंगे? साउंड वेव ट्रैवल कर गई, जरा सोचो कितनी चीजें मूव करी। सोचने देखो यार, वेव मोशन ना पहली जो क्लास है वो सोचने वाली है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा आपको। नहीं इनफाइनाइट नहीं यार, इनफाइनाइट नहीं, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। देखो शायद मैं क्वेश्चन ढंग से फ्रेम नहीं कर पाया, शायद इसीलिए आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। दो तरह के वेव मोशन मैंने बोला। सो
मुझसे लेकर और आपके ईयर ड्रम तक वेव ट्रैवल कर गई, तो एक तो डिस्प्लेसमेंट आया वेव का, है ना, मेरे थ्रोट से लेकर और ईयर ड्रम तक ट्रैवल कर गई, तो एक तो डिस्प्लेसमेंट आया वेव का डिस्प्लेसमेंट, वेव ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया। दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट मॉलिक्यूल्स का है, मॉलिक्यूल्स भी तो ऑसिलेट कर रहे हैं, एक ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल है विच इज पीरियोडिक, और एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है। ये दो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों के? यश? Yes, sir. इन दो है ना, एक, अब वो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियसली इफ यू हैव इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स तो आप कह सकते हो इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में। दो तरह के डिस्प्लेसमेंट है, दो तरह के मोशंस हैं, एक वेव का मोशन और एक पार्टिकल का मोशन। हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। मॉलिक्यूल्स एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल। सो मैं एक बहुत वेग सा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हें ना चीजें समझने में हेल्प करेगा। अच्छा, अब तक हमने जो पढ़ा है ना उसमें आपको चीजें दिखती नहीं, तो मेरे लिए आसान होता था कि बॉल फेंक दी, फैन रोटेट कर दिया, आप समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिखेगा नहीं। तो आज की क्लास तो बस एक बेसिक्स बिल्ड करने में चली जाती है। तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में आपको ये समझना है कि दो तरह के मोशंस हैं। वेव मोशन consist of two types of motion. तो वेव मोशन में दो तरह के मोशंस होंगे। एक है मोशन ऑफ मीडियम विच इज बेसिकली ऑसिलेशन, ना, मीडियम के पार्टिकल्स आपके ऑसिलेट करते हैं। दूसरा है मोशन ऑफ वेव। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है, ये जो सेकंड वाला है ना, पहले वाले पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लाइक आपको अगर ये पता है ना मीडियम कैसे ऑसिलेट कर रहा है, तो आप सेकंड वेव कहां तक ट्रैवल करेगी उसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटी सी बात है, अगर मैं बहुत तेज चीखता हूं तो आपको पता है कि साउंड ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर जाएगा। मैं बहुत तेज चीखूंगा तो जो मॉलिक्यूल्स है ना उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। सो दीज टू आर रिलेटेड, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दीज टू आर रिलेटेड। और पूरी थ्योरी इसी पे चलती है, हम इसे स्टडी करते हैं और इसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वो दिखता है ना मीडियम ऑसिलेट कर रहा है, उसे पढ़ेंगे और उससे आप इसे प्रिडिक्ट कर लेंगे, आपको ये दिख जाएगा। वैसे ज्यादा चीजें रियल लाइफ में ऐसी होती हैं। थर्मामीटर ले लो, थर्मामीटर टेम्परेचर रीड करता है। मर्क्यूरी थर्मामीटर ले लीजिए, मर्क्यूरी थर्मामीटर टेम्परेचर रीड कर रहा है, तुम्हें टेम्परेचर थोड़ा दिखता है। तुम्हें क्या दिखता है, टेम्परेचर दिखता है या मर्क्यूरी का लेवल दिखता है? सर लेवल, लेवल ऑफ मर्क्यूरी दिखता है। तो उससे लेवल ऑफ मर्क्यूरी से तुम टेम्परेचर को रिलेट कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर आप सिस्टम के मोशन से, मीडियम के मोशन से आप वेव मोशन को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया वाइब्रेशन का, मींस वेव बहुत दूर तक जाएगी, वेव की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या रिलेशन। पहले देखते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या क्या है। सो देखिए ट्रांसवर्स वेव मोशन कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। दोबारा सुन लीजिए, ट्रांसवर्स में क्या होगा, ये जो दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, एक मीडियम के मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट और एक वेव का डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दैट्स ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में displacement of particles of medium and displacement of wave are perpendicular.
एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूंगा, मैं आपको बता दूं ऐसी टाइप की वेव्स क्या होती है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी दे आर बेसिकली ट्रांसवर्स इन नेचर, बट इतनी फिजिक्स नहीं सिखाई है मैंने कि मैं ट्रांसवर्स वेव सिखा पाऊं। दूसरी है वेव इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो वेव डेवलप होगी दैट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो देखो इसका मतलब क्या है। मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, ये रही स्ट्रिंग, या मैंने मॉलिक्यूल, ये स्ट्रिंग है आपकी। स्ट्रिंग आपके लिए मीडियम है, कोई वेव नहीं, मैंने कोई एनर्जी नहीं दी। देखो सब अपनी अपनी मीन पोजीशन पर है, इसे मैं कह रहा हूं ये स्ट्रिंग की मीन पोजीशन। कोई एनर्जी नहीं दी, कोई वेव नहीं होगी तो कोई ट्रैवल नहीं करेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अब मैंने आपसे कहा भाई इसे कुछ एनर्जी दे देते हैं, आपने इसे डिस्टर्ब कर दिया। ये मीन पोजीशन थी पहले, एक तो इसे जरा सा डॉटेड बनाओ क्योंकि ये पहले था, आप डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ा सा। ये पहले था ऐसा, तो मीन पोजीशन पर था जो ऊपर ड्रॉ करेंगे। आपने क्या किया, इसे डिस्टरबेंस दिया, ऐसे कर कर आपने इसे डिस्टर्ब कर दिया। तो अब ये जो आपने डिस्टरबेंस दिया है ना, ये डिस्टरबेंस ऐसे ऐसे कर कर इस वेव को इस शेप में ले आएगा। ऐसे ही तो होता है, एक एंड पर एक छोटा सा झटका दे दो तो ये आगे ट्रैवल करता चला जाएगा। अब इस डायग्राम में एक कमी है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल है, ये अलग अलग स्नैपशॉट्स हैं। स्नैपशॉट्स इन द सेंस कि पहले ऐसे डिस्टरबेंस आया हुआ है, ये वाला था बस, फिर जब ये आगे बढ़ा तो ये ऐसे हो गया, फिर जब ये आगे बढ़ा तो ये ऐसे हो गया, और ऐसे करते करते ये डिस्टरबेंस आपके दूसरे एंड तक पहुंच गया। Sir, हाँ sir, can you please explain this again? ओके, देखिए ये आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर, सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर रखे। मैंने एक जगह थोड़ा सा जग दिया, डिस्टर्ब किया थोड़ा सा, वो डिस्टरबेंस आगे तक ट्रैवल करेगा, ऐसे होगा ना। तो मैंने जब जग दिया, मैंने इतना डिस्टर्ब किया, ये डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल कर जाएगा तो ऐसा दिखेगा, लाइक यही वाला डिस्टरबेंस है जो आगे चला गया। ये जैसे ये मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है फिक्स्ड है, मैं एक जगह जरा सा इधर से अगर डिस्टर्ब करता हूं इसे, तो ये वाला डिस्टरबेंस जब आगे जाएगा तो यहाँ इस एंड से तो सही हो जाएगा, ये ऐसे डिस्टर्ब कर दिया तो यहाँ से तो सही हो जाएगा, नीचे से जाके डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर यहाँ से सही हो जाएगा, ऊपर से जाके डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी इसमें बहुत ढंग से दिख नहीं रहा, अगर आप एक जगह एक स्ट्रिंग बांध दो, रस्सी वस्सी बंधी हुई हो घर में, एक तरफ से जग दे दो, ऐसे तो होता है, वो जग आगे ट्रैवल करता चला जाता है, तो ये फिर इधर आ जाएगा, फिर और आगे हो जाएगा, और आगे होते होते ये दूसरे एंड तक ट्रैवल कर जाएगा। ये अलग अलग टाइम के इंस्टेंट सबको मैंने कंबाइन करके ऐसे दिखा दिया। वैसे पर ये कह रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ली मैंने, एक रोप ली, और एक बार रोप को झटका दे दिया, ऐसे एक डिस्टर्बेंस डेवलप हुआ जो आगे तक जा रहा है। हाँ जी, समझ में आया ये? सो ये जो आगे तक ट्रैवल कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक जो ट्रैवल कर गया, ये तो वेव ट्रैवल कर गई। लेकिन मुझे बताओगे स्ट्रिंग का जो पार्टिकल यहां था वो कहां चला गया? ऊपर। तो वेव तो तुम्हारी ट्रैवल कर गई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वेव डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो y के अलॉन्ग गया, ये मीडियम का डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या दिख रहा है, दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में कि परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं? यहां से देख लो, परपेंडिकुलर सर। परपेंडिकुलर। ऐसे वेव मोशन को ट्रांसवर्स वेव मोशन कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये स्ट्रिंग का नहीं समझ में आ रहा तो आप एक रोप लो, उस रोप को थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, इतना लिखो जब तक मैं ढूंढ लूं, जरा मुझे कहीं यूट्यूब पे दिख जाए तो मैं तुम्हें दिखा। इसको लिखो लिखो लिखो, इतना लिखो भाई, विजिबल तो है ना अभी? स्क्रीन तो नहीं है? यस सर। लिखो लिखो, स्क्रीन नहीं जानी चाहिए। इतना लिखिए।
तो ये लिखी आप लोगों ने? यस सर। ये लिखा तो जिनको परेशानी आ रही थी वेव मोशन में, मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ ये दिख रहा है, विजिबल है? Yes, sir. चुप क्यों हो जाता है? ये विजिबल है यूट्यूब? Yes, sir. यस सर। अच्छा मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ विजिबल है, एक बार और बोल दो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेव मोशन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को ढंग से देखना है इसकी। And then at higher tensions and yet higher tension. ये बेसिकली तो ये तो खैर स्पीड की बात कर रहा है, लेकिन जिसको मैं वेव मोशन कह रहा हूँ वो ये जर्क है, ये जो भी जर्क देंगे। ये दैट्स वेव मोशन। तो देखो एक सिंगल जर्क दिया है जो आगे तक ट्रैवल कर रहा है। भाई समझ में आ गया कि मैं किस मोशन की बात कर रहा हूँ? एक सिंगल जर्क है वो, ऐसे नहीं है कि मल्टीपल जर्क हो, एक सिंगल जर्क है जो आगे तक ट्रैवल कर रहा है। Actually helps you to visualize the amplitude. चलो समझ में आ गया था ये अब? Yes, sir. Yes, sir. तो मल्टीपल जर्क्स नहीं है, वो एक सिंगल जर्क्स। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे ये चीज समझ में आई तो शायद तुम मुझे ये बता दो। मुझे बताओ ये जो वेव का डिस्प्लेसमेंट है कि यहां से उठकर वेव यहां तक चली गई, और जो ये स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये इक्वल होगा या किसी भी तरह से इक्वल हो सकता है? क्या अभी इक्वल दिख रहा है? नो सर। No, sir. वेव ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, मीडियम तो बहुत कम डिस्प्लेस होगा। जैसे साउंड है, अगर आप बहुत तेज चीख रहे हो, आपका साउंड कुछ मीटर तक चला गया, अब इसका मतलब थोड़ा ना कि एयर पार्टिकल्स भी एक एक मीटर पर ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऑसिलेशन होगा कुछ एमएम में होगा। तो y और x का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, बिल्कुल अलग हो सकता है। ठीक है अब्दुल्ला, अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। इसे लिख डालिए, लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव, इतना लिख लिया आप लोगों ने? रब कर दूं मैं इसे? Yes, sir. अब जो ट्रांसवर्स वेव है, उस ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जाती है। तो समझो जरा क्रस्ट और ट्रफ का मतलब क्या है। ट्रांसवर्स वेव ही हम डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला, वो दोनों इक्वल। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और वेव का डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल जहां तक स्ट्रिंग होगी वहीं तक वेव जा सकती है। सो ये मीन पोजीशन थी ना, जब आपने वेव डेवलप नहीं कराई थी तो स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल्स यहाँ थे, और जब वेव पास होती है इस मीडियम में तो पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं। तो जो पार्टिकल यहां था ए, ये उठकर यहां चला जाता है, और जो यहां बी रहा होगा उठकर यहां चला गया। तो देखो ये जो पार्टिकल की पोजीशन है, और वेव अगर मैं आगे ले लूं, ये कहीं सी रहा होगा जो ऊपर चला गया, कहीं डी रहा होगा जो नीचे चला गया। सो ये जो पोजीशन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन अपवर्ड्स डायरेक्शन में, इसे क्रस्ट कहते हैं। ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है। इसे ट्रफ कहते हैं। ये भी ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। मुझे बताओ क्या दोनों क्रस्ट आइडेंटिकल है? देखो जितना यहां डिस्प्लेस होगा उतना ही यहां डिस्प्लेस होगा, दैट्स एम्पलीट्यूड। पार्टिकल में ऑसिलेशन जितना यहां डिस्प्लेस हुआ उतना ही स्ट्रिंग का पार्टिकल ऊपर। दोनों क्रस्ट आइडेंटिकल। क्या दोनों ट्रफ भी आइडेंटिकल दिख रहे हैं? Yes, sir.
दोनों तरफ भी आइडेंटिकल है। तो आप कहोगे एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट के बाद वेव मोशन अपने आप को रिपीट करेगा, इसके बाद फिर से वही होगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। या आप कह सकते हो एक तरफ से दूसरी तरफ तक गया, इसके बाद वेव मोशन अपने आप को रिपीट करेगा। यहां से यहां तक तो चेंजेस दिखेंगे, लेकिन इसके बाद देखोगे फिर वही होगा। देखो इस बी से लेकर डी, फिर डी से लेकर ई, देखोगे बिल्कुल वैसी सिस्टम रिपीट हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे वो मिनिमम डिस्टेंस बता दो जिस डिस्टेंस के बाद वेव मोशन अपने आप को रिपीट करता है, तो आप कहोगे एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक रिपीट करेगा, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक रिपीट करेगा। ऐसी है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक रिपीट कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ तक रिपीट कर रहा है। सो एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। दिस इज वेवलेंथ। इन द सेम वे फ्रॉम वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ द डिस्टेंस इज वेवलेंथ। इसे वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर मैं शुरू की डेफिनेशन पर आऊं, मैंने कहीं ये चीज लिखी भी थी, लिखा था वेव मोशन इज पीरियोडिक इन स्पेस। तो पीरियोडिक इन स्पेस से ये मतलब है कि एक फिक्स डिस्टेंस के बाद वेव मोशन अपने आप को रिपीट करता है। ट्रफ टू ट्रफ या क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस है, उसके बाद वेव मोशन अपने आप को रिपीट करेगा। और यहीं से जो टर्म आती है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जूनियर क्लासेस में आपको समझाया जाता है दैट वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वेव। लेकिन अब आप ढंग से सोचें, वेव अपने आप में कुछ है थोड़ी ना, कोई स्केल थोड़ी ना कि मैं उठाऊंगा नाप लूं उसे। वेव है क्या? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं कहूं वेवलेंथ इज लेंथ ऑफ वेव, तो मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं, तो खुद घूम जाओगे अगर आप ये वेवलेंथ को ये कहते हो वेवलेंथ इज लेंथ ऑफ वेव। फिर आप उसके बाद कहते हैं व्हाट इज वेव? वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या मतलब है? तो वो क्लास 9 की कहानी थी जब आपको वेव ऐसे दिखाई जाती थी कि देखो भाई ये है वेव। अभी देखेंगे कि ये वेव। अच्छा वैसे बताओ, चलो वो सब तो डिस्कशंस कर लेंगे। वेव ऐसी होती है? ये अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ये पिक्चर ऑफ वेव है? जल्दी से चैट रूम में लिख दो, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, मैं तुम्हें म्यूट कर दूंगा। हाँ जल्दी चैट रूम में बताओ, क्या ये वेव है? यही पिक्चर है वेव की? यस नो, यस नो, इतना तो लिख सकते हो। नो, ओके ओके। और बाकी लोग मतलब ही नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है? अंश का सही आंसर है। और सुधांशु, इतनी मेहनत तो नहीं लगती टाइप करने में? देखो भाई सुनो, हाँ ये वेव की पिक्चर नहीं है। अच्छा लिखा था, ये वेव की पिक्चर नहीं है। भाई पिक्चर तो उसकी बनाओगे जिसे देखा हो। साउंड वेव किसने देखी है जो पिक्चर बना लोगे? ये पिक्चर नहीं है, ये बेसिकली ग्राफ है। जो ग्राफ इस चीज को दिमाग में रखते हुए बनाया जाता है कि वेव मोशन पीरियोडिक है, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करता है। एसएचएम में आपने पढ़ा था कि हर पीरियोडिक मोशन को आप साइन में या कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। तो वेव मोशन इज पीरियोडिक। जब डिस्टेंस में आप पीरियोडिसिटी लेते हैं, पोजीशन में एक फिक्स डिस्टेंस जिसके बाद वेव मोशन अपने आप को रिपीट करता है, उस फिक्स डिस्टेंस को आप वेवलेंथ कहते हैं। सो डिस्टेंस between two consecutive crust or trough is हाँ यश, रोप की वेव ऐसी दिखती है, लेकिन साउंड वेव्स को भी हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, लाइट वेव्स को भी हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। किसी भी तरह की आप वेव ले लें, उसे ड्रॉ आप ऐसे ही करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? कि पिक्चर नहीं है। ये बेसिकली इस फैक्ट से आता है कि वेव मोशन पीरियोडिक है, फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करेगा।
जब फिक्स डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करेगा तो उसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ पीरियोडिक फंक्शंस चाहिए, एंड साइन इज वन ऑफ देम। तो वो साइन का ग्राफ है। अच्छा, so that was about your transverse wave, travels in the form of crust and trough. The next is longitudinal waves. Longitudinal waves में displacement of particles of medium और displacement of wave एक ही डायरेक्शन में हो। And wave are in same direction. तो पार्टिकल और वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, इसे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव। तो अगर मैं एक बहुत रफ सी आपको पिक्चर बना के दिखाऊं कि साउंड वेव जब प्रोपगेट करती है तो कैसा लगता है। मान लीजिए ये एक कॉलम है, एयर कॉलम। एयर कॉलम। हाँ, अंश का क्वेश्चन है, व्हाट विल द साइंस ऑफ ईच डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विल बी? Yes, Ansh, almost same. It will be same. That's the size of, that's the amplitude. बिल्कुल सेम होगा। देखो वही चीज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर ये सब जितने भी एम्पलीट्यूड्स होंगे, ये सारे एम्पलीट्यूड सब सेम होंगे। ये जो यहाँ से यहाँ गया स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ स्ट्रिंग गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, ये सब सेम है। इन सबको अगर मैं कुछ नंबर दे दूं, एल दे दूं, सबकी लेंथ सेम। तो देखो ये एयर कॉलम है, और ये एयर कॉलम मैं तब ड्रॉ कर रहा हूं जब यहां पर कोई भी साउंड वेव नहीं है। कोई साउंड वेव नहीं है यहां, तो आपके जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे एयर मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर होते हैं। इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं आप अब्दुल्ला? भाई ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर कॉलम है, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, और जब इसमें कोई साउंड ट्रैवल नहीं कर रहा तो सारे एयर मॉलिक्यूल्स सेम सेपरेशन पर होंगे, ऑलमोस्ट सेम सेपरेशन होगा। अब जैसे ही यहां पर आप साउंड वेव इंसिडेंट करेंगे तो साउंड वेव की वजह से क्या होगा, एक रीजन में एयर मॉलिक्यूल्स कहीं करीब आ जाएंगे, किसी रीजन में सेपरेशन बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएगा। द सेपरेशन बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, यहां कम हो गया। एक रीजन वो होगा जहां सेपरेशन बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा। द रीजन इज कि भाई ये जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फिक्स्ड है ना, तो एक रीजन में अगर करीब आ गए तो दूसरे रीजन में दूर चले जाएंगे। फिर ऐसे ही होगा, एक रीजन आएगा जहां एयर मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत क्लोज आ जाएंगे, बहुत करीब आ। फिर एक रीजन होगा जहां एयर मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिव दूर होंगे। तो वो रीजन जहां एयर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज हैं, जहां एयर मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत क्लोज हैं,
इसे कहते हैं वेवलेंथ। यस अनुभव, साउंड वेव्स जब ट्रैवल करती है तो ऐसे ही पैटर्न बनता है। अब जहां एयर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज हैं इसे कहते हैं कंप्रेशन, करीब आ गए। जहां ये दूर है उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। और जस्ट लाइक क्रस्ट एंड ट्रफ, यहां कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पीरियोडिकली रिपीट होता है कि एक बार आपने कंप्रेशन देखा, फिर एक फिक्स डिस्टेंस के बाद कंप्रेशन होगा, फिर एक फिक्स डिस्टेंस के बाद रेयरफैक्शन आएगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस ही डिस्टेंस को आप वेवलेंथ भी कहते हैं। इसे आप लैम्डा कहेंगे, दैट्स वेवलेंथ। सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन, इतना लिख लीजिए। इतना लिखिए, फिर कुछ रिलेशन स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ वेव वगैरह। और यहां तक डाउट बताइए मुझे। यश, प्रेशर वेव, अगर आपने किसी एक जगह प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वो आगे ट्रैवल करेगा इसी फॉर्म में। स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को एक एंड से डिस्टर्ब कीजिए और छोड़ दीजिए, दूसरे एंड तक जो वेव ट्रैवल करेगी वो इसी तरह से करेगी। जी मैत्री, दो बार लिखा है क्योंकि एक बार दो कंप्रेशन के बीच में और एक बार दो रेयरफैक्शन के बीच में। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर longitudinal waves distance between two consecutive compression or rarefaction is wavelength। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को आप वेवलेंथ कहते हैं। इतना लिखिए, फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तो सब बेसिक ही, पूरा टाइम निकल गया बेसिक बताने में। भाई इसको रब करूं मैं? हाँ अनुभव, मैंने अनम्यूट कर दिया, बताइए डाउट बताइए। ये जो पैटर्न फॉर्म करा है ये साउंड वेव्स ने, ये सेम होता है या चेंज होता रहता है? सेम होता है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जहां कंप्रेशन हो रहा है ना वहां प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ेगा इन रीजन ऑफ कंप्रेशन। मुझे बता सकते हो डेंसिटी ऑफ एयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
भाई जहां ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे वहां डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इन रीजन ऑफ रेयरफैक्शन ये डिक्रीज कर जाएगा। तो रेयरफैक्शन के रीजन में दूर दूर चले जाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगी। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते। वेव्स का कोई पर्टिकुलर मास होता है डेफिनेट? किसका? वेव्स का? नहीं, वेव तो अपने आप में एनर्जी का ट्रांसफर है, तो कोई मास नहीं है। लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स में, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं तो आप इसे क्वांटाइज करते हैं। तो वेव्स से आप पार्टिकल्स बनाते हैं। जैसे लाइट वेव है, लाइट वेव से आप फोटोन्स बनाते हैं। फोटोन्स आर मासिव पार्टिकल्स, रेस्ट मास 0 होता है, पर जब फोटोन्स मूव करते हैं दे कैरी मास एंड मोमेंटम। इसी तरह से साउंड वेव्स हैं, जब आप उसे क्वांटाइज करते हैं तो फोनोन्स बनते हैं, दे हैव मास एंड मोमेंटम। बट दैट्स जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे। जब तक क्लासिकल में, तब तक कोई चीज नहीं। वही पूछ रहा था, क्योंकि अगर मास नहीं होगा तो एनर्जी, लाइट वेव है, अगर लाइट वेव के पास मास ही नहीं है तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगी? रेडिएशन, मतलब रेडिएशन अपने आप, एनर्जी सिर्फ मैकेनिकल नहीं होती ना। एनर्जी सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, रेडिएशन है। रेडिएशन में अपनी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जाती है। तो तुम्हें क्वांटाइजेशन की जरूरत नहीं है एनर्जी ट्रांसफर के लिए। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो एनर्जी चली जाती है। काइनेटिक और पोटेंशियल तो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, उसके अलावा बहुत टाइप की एनर्जी है। मित्री, जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है तो डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। और रेयरफैक्शन में दूर चले जाते हैं मॉलिक्यूल। चलिए, ये खत्म हुआ। अब इसके बाद वेव्स में सबसे पहले एनसीईआरटी ने दिया स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव हम दो तरह से करेंगे। एक हम करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव से, और एक हम स्पीड ऑफ वेव करेंगे मीडियम पर डिपेंड करके। कि भाई मान लो ट्रांसवर्स वेव है, वो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है किसी स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग के पैरामीटर्स की टर्म्स में वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप निकालिए स्पीड क्या होगा। ये सारा खेल डायमेंशनली होता है, तो जो हम वेव्स में नहीं करते। डायमेंशन में सीख चुके हैं आप डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में कि पैरामीटर्स गिवन हो तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट रिजल्ट लगकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्पीड ऑफ वेव में ये दो बार आएगा स्पीड ऑफ वेव। पहला मीडियम के पैरामीटर्स पर आएगा अभी, फिर वेव के पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ये ऐसा टॉपिक है जहां डेरिवेशंस नहीं है, सिर्फ रिलेशंस हैं और उन पर न्यूमेरिकल्स हैं। ट्रांसवर्स वेव। पहला है स्ट्रिंग में। भाई स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव डेवलप होती है उसको ऐसे लिखते हैं, इट्स रूट ओवर टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। सो T is tension in the string. अब ये जो डेरिवेशंस हैं ये डायमेंशनल एनालिसिस से, लाइक आप ऐसे लिखोगे v is t to the power x m to the power y, सॉल्व करोगे। अगर आप डायमेंशंस के नोट्स देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे। m is mass per unit length. So m is not just mass, this is mass divided by length. That's स्ट्रिंग के बाद अगर कोई सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड में चाहिए आपको ट्रांसवर्स वेव, तो ये आता है रूट ओवर ईटा बाय रो। ईटा हमने सॉलिड्स में पढ़ा था, इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रो इज डेंसिटी। इतना लिखिए, इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्कस करेंगे।
इतना लिखा आप लोगों ने? सर ये रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है ना? हाँ बिल्कुल, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। भाई रब कर दूं इसको? Done, यस sir. सर। Yes, sir. एक बेसिक सा क्वेश्चन देखो उसमें। अब ये सब वो है जहां बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाते। In a sonometer experiment, density of wire is 7.5 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube. If stress of wire is 3 into 10 raised to the power 8 Newton per meter square, find speed of transverse wave in wire. करिए तो जरा जल्दी से। स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंशन अपॉन एरिया। मैं यश का आंसर ठीक है, और किसी का?
नहीं अनुभव, गड़बड़ है कुछ? चलो भाई इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो आप एक वायर मान लो जिसका कुछ एरिया और लेंथ तो दीवानी है, मान लो कुछ एरिया ए है, लेंथ एल है, इसे मान लेते हैं। तो वायर का जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम एल आ जाएगा। मास लिख सकते हो ए एल रो, डेंसिटी दी हुई है आपको। आपको चाहिए होता है मास पर यूनिट लेंथ, so it's mass by length। मास पर यूनिट लेंथ को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मास आ गया ए एल रो, बाय लेंथ कैंसिल हो गया, मास पर यूनिट लेंथ आ गया ए रो। तो फिर कह रहा हूं m मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। यहां तक मुझे बताइए क्या डाउट है? a इंटू रो तक डाउट है कहीं कुछ? नो सर। अब अगर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट देखिए, आपको प्रेशर दिया है, फोर्स चाहिए। प्रेशर इज टेंशन अपॉन एरिया। P stands for pressure, T stands for tension, and here A is area. Tension is pressure into area. तो जो प्रेशर है 3 into 10 raised to the power 8 multiplied by area, A is equal to T। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये काम की चीज है। वैल्यू रख दो। स्पीड क्या था? रूट ओवर टी बाय म्यू ही तो था, टी बाय एम। टेंशन इज 3 into 10 raised to the power 8A। ये आ गया A इंटू रो, रो है 7.5 into 10 raised to the power 3। ये कैंसिल हो गया, तो ये 3/7.5 बचा। So this is 3/7.5 into 10 raised to the power 5 meter per second। आप इसे सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा। ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए इतना। भाई आपने केमिस्ट्री में एडियाबैटिक प्रेशर थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है कुछ? Yes. एडियाबैटिक Yes, आइसोथर्मल sir. पढ़ा नहीं? Yes, sir. ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ेगी। भाई यहां तक आपने लिख लिया, तो ये लास्ट टॉपिक था आज का। आज इसे हम यहीं छोड़ेंगे।